आग से मत खेलो, जल जाओगे। केवल इंसान ही वह जानवर था जिसने आग से खेला। The phrase, right? You're playing with fire. Be careful, you might get burned. Yeah, exactly. आग और आग में पका हुआ मांस मानव के शारीरिक संरचना को बदलने में काफी बड़ी भूमिका निभाई है। Bitcoin and the Bitcoin blockchain is a fire. We don't want it to go out either. क्या आपने केवल 40 या 50 किलो के कुत्ते से कुश्ती की है? यह आसान नहीं होगा। और अगर आपको 10 ऐसे जानवरों से लड़ना पड़े तो कैसा लगेगा? डिजिटल सोना दैट इज बिटकॉइन पारंपरिक सोने से 1000 गुना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें सुधार के अनगिनत पहलू हैं। नमस्कार दोस्तों, आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक ऐसी सीरीज की जो आपके मनी, ट्रूथ और मॉडर्न वर्ल्ड के दृष्टिकोण को बदलने की क्षमता रखता है, और इसका नाम है द सेलर सीरीज। ओरिजिनली यह रॉबर्ट ब्रीडलफ के चैनल व्हाट इज मनी से लिया गया है, और यह इंग्लिश में लगभग 17 एपिसोड्स का डीप डिस्कशंस पे बेस्ड चीज है, जिसके गेस्ट हैं माइकल सेलर। इसमें हर एक एपिसोड अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटे का है, और मैंने हर एक एपिसोड को 15-15 मिनट्स के 2 एपिसोड्स में समराइज करने की कोशिश की है। यह सीरीज फर्स्ट प्रिंसिपल दृष्टिकोण अपनाती है, जिसमें एनर्जी, एंथ्रोपोलॉजी और टेक्नोलॉजी पर डीप डिस्कशन किया गया है, और फिर इन्हीं बुनियादी विचारों को बिटकॉइन की ट्रांसफॉर्मेटिव क्षमता से जोड़ दिया जाता है। कहने का मतलब है कि हम शुरुआत करेंगे स्टोन एज, आयरन एज से, और फिर बढ़ते हुए बिटकॉइन एज तक पहुंचेंगे। माइकल सेलर सीरीज के होस्ट रॉबर्ट ब्रीडलव हैं, और यह वादा करते हैं कि यह सीरीज भले ही लंबी क्यों न हो, परंतु इंटेलेक्चुअली और फिलोसॉफिकली ये काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग एंड रिवॉर्डिंग होने वाला है। दोस्तों, ब्रीडलव के साथ मैं भी आपको इनवाइट करता हूं इस अमेजिंग कंटेंट के साथ गहराई से शामिल होने के लिए। इस माइकल सेलर सीरीज में हम लोग थोड़ी बात माइकल सेलर के बारे में कर लेते हैं। सेलर माइक्रो स्ट्रैटेजी के चेयरमैन हैं आज के समय में, और माइक्रो स्ट्रैटेजी बिजनेस इंटेलिजेंस फर्म है। वो बिटकॉइन के बहुत बड़े समर्थक हैं, और टेक्नोलॉजी, नेटवर्क आर्किटेक्चर और सामाजिक परिवर्तन पर उनकी गहरी समझ है। माइकल सेलर MIT, जो कि दुनिया का नंबर 1 टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, वहां से उनके पास ड्यूअल डिग्रीज हैं एरोनॉटिक्स में, और साथ में साइंस, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी रिलेटेड सब्जेक्ट्स में भी उनके पास डिग्रियां हैं। और माइकल के इस टेक्निकल बैकग्राउंड ने उन्हें 2020 में कोविड लॉकडाउन के दौरान बिटकॉइन के पोटेंशियल को समझने में काफी ज्यादा मदद की। और उसी साल सितंबर में माइकल ने अपनी कंपनी माइक्रो स्ट्रैटेजी के $250 मिलियन के एसेट्स को लिक्विडेट कर बिटकॉइन में निवेश किया, और उस समय एक बिटकॉइन की कीमत लगभग $11,600 थी, और आज $100,000 के ऊपर चल रही है। और माइक्रो स्ट्रैटेजी, जिसे हम आगे से MSTR कहेंगे, उसने बिटकॉइन को अपना प्राइमरी ट्रेजरी रिजर्व एसेट बना रखा है, और आज उनके पास लगभग 4,25,000 बिटकॉइन है। डोनाल्ड ट्रंप को माइकल सेलर फर्स्ट बिटकॉइन प्रेसिडेंट कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बिटकॉइन को लेकर कुछ ऐसी बात कही है जहां पे कि अमेरिका में अब बिटकॉइन को स्ट्रैटेजिक ट्रेजरी रिजर्व एसेट के रूप में देखा जा रहा है, और यही बात पुतिन ने भी कुछ हफ्ते पहले भी संकेत दिया था। और ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जो बिटकॉइन को अपना स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन एसेट्स बनाने की बात कर रहे हैं। रॉबर्ट माइकल सेलर का स्वागत करते हुए पूछते हैं कि आप माइक्रो स्ट्रैटेजी के मालिक हैं, और आपने अब तक का एक शानदार मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी को कार्यान्वित किया है, आपको कैसा लग रहा है? माइकल कहते हैं 2020 अप्रत्याशित और तेज बदलावों से भरा हुआ एक साल था। MSTR ने इस दौरान अपनी रणनीति बदली और बिटकॉइन में निवेश कर एक नई दिशा में कदम बढ़ाया। रॉबर्ट आगे कहते हैं कि यह शायद आपके लिए उस पिघलती बर्फ जैसा था जिस पे आप बैठे हों और वह अचानक तेजी से पिघलने लगी। इस पर माइकल सेलर लेनिन के दौर की 2 काफी इंटरेस्टिंग बातें कहते हैं। पहला, ट्रॉट्स्की को कोट करते हुए कहते हैं, There's a Trotsky's quote. You may not be interested in war, but war is interested in you. आप भले ही युद्ध में दिलचस्पी न लें, लेकिन युद्ध की दिलचस्पी आप में हो सकती है। वह कहते हैं कि इस साल हमने एक युद्ध कोविड पर शुरू किया और दूसरा करेंसी दैट इज मुद्रा पर, इसलिए हम 2 डायमेंशंस में 2 युद्धों से घिरे हुए थे। और दूसरा, लेनिन को कोट करते हुए कहते हैं, And then there's Lenin's quote. There are decades when nothing happens, and there are weeks when decades happen. Right. And this was that year. ऐसे दशक होते हैं जब कुछ नहीं होता, और फिर ऐसे हफ्ते होते हैं जिसमें कई दशक बीत जाते हैं। तो दोस्तों, 2000 से लेकर 2019 इन 2 दशकों के दौरान डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और रिलेटेड टेक्नोलॉजी चर्चा का विषय माना जाता था, लेकिन 2020 के कुछ हफ्तों के अंदर ही यही डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन व्यक्तियों और कंपनियों के अस्तित्व का अभिन्न अंग बन गया। यानी दशकों तक कुछ नहीं हुआ, और केवल कुछ हफ्तों में
पूरा दशक बीत गया। इसने माइकल के मनी, मार्केटिंग, सेल्स और भविष्य को लेकर विचारों को पूरी तरह से बदल डाला। आगे माइकल ये भी कहते हैं कि कोविड और करेंसी पर छिड़े दो अलग अलग युद्धों ने व्यवसायों और समाज को गहराई से प्रभावित किया। अब रॉबर्ट माइकल सेलर को इनवाइट करते हैं डीप डिस्कशन की शुरुआत करने के लिए, और शुरुआत होगी पाषाण युग अर्थात स्टोन एज में ऐतिहासिक प्रौद्योगिकी से, दैट इज हिस्टोरिक टेक्नोलॉजी से। माइकल शुरुआत करते हैं एक फ्रेज से। Well, the phrase that runs through my head is there's never been such a thing as a fair fight. Humans have been struggling for millions of years, right? In order to rise, first to become the apex predator in nature. निष्पक्ष लड़ाई नाम की कोई चीज नहीं होती है। मनुष्य ने लाखों वर्षों से खुद को एपेक्स प्रीडेटर, दैट इज शीर्ष शिकारी बनाने के लिए संघर्ष किया है। लेकिन आप प्रकृति के खिलाफ अगर हमारे संघर्ष को देखेंगे तो इसमें कुछ भी फेयर फाइट नहीं रहा है। माइकल एक उदाहरण देते हैं कैसे एक चील जो पहाड़ की चोटी पर मंडरा रहा होता है, उसका फोकस एक बकरी का छोटा बच्चा होता है। वह तेजी से अटैक करता है, पीछे के पैरों से पकड़कर चोटी से नीचे गिरा देता है। बच्चा हर 50 फीट पर चट्टानों से टकराकर मर जाता है। चील नीचे उतरता है और आराम से उसे खाता है। बच्चे को लेकर हमें दुख जरूर होगा। Nothing fair about it. If you feel sorry for the goat and then you realize this is not a human being, this is nature. It's not fair. मनुष्य का अस्तित्व भी इसी संघर्ष से निकला है। हम आज इस पृथ्वी पर शीर्ष प्राणी कैसे बने, यह सोचने वाली बात है। माइकल सेलर जुरासिक पार्क मूवी के एक सीन का उदाहरण देते हैं जिसमें एक आदमी जो बुली होता है, जो छोटे डायनासोर जो बकरी जितना बड़ा होगा, जिसे हम रैप्टर कह सकते हैं, उसे परेशान करना चालू करता है। जब 2 रैप्टर्स आ जाते हैं तो अपने पैरों से किक मारने लगता है, पर जब 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16 रैप्टर्स उसके पीछे पड़ जाते हैं तो वो भागने लगता है। और जब 16 से 32 और 32 से 64 रैप्टर्स के झुंड उसे घेर लेते हैं तब उसे अपनी मौत निश्चित रूप से नजर आने लगती है। माइकल कहते हैं कि आधुनिक मनुष्य जो एयर कंडीशन घरों में रहता है, शॉपिंग मॉल्स में शॉपिंग करता है, कारों में ट्रैवल करता है और ढेर सारी सुरक्षा के बीच एक समाज में रहता है, उसने प्रकृति को केवल चित्रों, मूवीज या फिर चिड़ियाघर की सलाखों के पीछे से ही देखता आ रहा है। उन्हें यह समझ नहीं आता कि लाखों साल पहले प्रकृति कितनी खतरनाक रही होगी। लगभग 3 मिलियन साल पहले अगर आप अकेले होते और मान लीजिए आपके पास बंदूका या फिर मशीन गन जैसे हथियार होते तो भी आपका मरना निश्चित था, क्योंकि 48 या फिर 72 घंटे बाद आप थक कर सो जाते और उसके बाद शेरों, भेड़ियों का झुंड आप पर हमला करता और आपको मारकर खा जाता। How do we even make it here? It's pretty obvious that in that circumstance, if you're alone, you're dead. You're going to have someone to guard your back. Right. And my heart goes out to the Adam and Eve, right? Wherever they were, right. You needed 2, 3, 4, you needed a tribe, you needed someone to watch because when you fall asleep, something is going to eat you. आपको जीवित रहने के लिए एक समूह चाहिए। जब आप सो रहे हो तो आपको कोई ऐसा चाहिए जो आपकी रक्षा कर सके। माइकल एडम और ईव को याद करते हुए कहते हैं कि वो भी 2 ही 3 दिन के मेहमान होते अगर उनकी रक्षा करने के लिए उनके पास ट्राइब या फिर समूह न होता। माइकल कहते हैं कि मनुष्य के अस्तित्व के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना और सोचने की क्षमता बेहद महत्वपूर्ण रही है। यह समझना कि कैसे हम एक हॉस्टाइल यूनिवर्स में जीवित रह सकते हैं हमारे लिए सबसे जरूरी था। We have to figure out how we can get harder, smarter, faster, and stronger. अब हमें यह सोचना था कि हम खुद को कैसे और मजबूत और तेज और होशियार और ताकतवर बना सकते हैं, और यहीं से मनुष्य के विकास की शुरुआत हुई। माइकल कहते हैं कि अब कुछ तकनीकें होती हैं जिन्हें जल्दी अपनाना पड़ता है। पाषाण युग या फिर स्टोन एज में हमारे पास 3 तकनीकें थीं, एक आग, दूसरा मिसाइल और तीसरा हाइड्रोलिक्स। There's just key technologies that you decide you kind of like in a hurry, right? One of them is fire. One of them is missiles. One of them is hydraulics. And so there's a lot more we could talk about, but if we start with fire. शुरुआत आग से करें तो आग मानव जाति का प्राथमिक ऊर्जा नेटवर्क रहा है। आप सोचिए, अगर आपको बाघों, भेड़ियों, सांपों या फिर अन्य खतरनाक जंगली जानवरों से ऊपर उठकर एपेक्स प्रीडेटर बनना है तो आप क्या करोगे? आपको ऊर्जा को नियंत्रित और चैनलाइज करना होगा। प्रोमीथियस का नाम सुना है आपने? यह ग्रीक मैथोलॉजी का एक कैरेक्टर है जिसने देवताओं से आग चुराकर इंसानों को सौंप दी।
Prometheus is to Satoshi, right? As fire is to Bitcoin. Hmm. Bitcoin's a fire. It's a fire in cyberspace. And most people don't realize it, but माइकल कहते हैं प्रोमीथियस अगर सतोशी है तो आग आज का बिटकॉइन है। आग से आप क्या क्या कर सकते हैं? आग से आप कठोर ठंड से मरने से बच सकते हैं। आग से आप बड़े बड़े खतरनाक जानवरों को भगा सकते हैं। और अगर आप स्मार्ट हैं तो आग से आप शिकार भी कर सकते हैं। जैसे शिकार को आग से भगाकर खाई में गिराकर उसे मार सकते हैं। और सबसे जरूरी, उसी आग में आप अपने शिकार को पका सकते हैं। बायोलॉजिस्ट और पेलियोथियरिस्ट का मानना है कि आग और आग में पका हुआ मांस मानव के शारीरिक संरचना को बदलने में काफी बड़ी भूमिका निभाई है। आग में पका हुआ भोजन पचाना आसान होता है क्योंकि वो प्री डाइजेस्टेड हो जाता है। आप उससे 10 से 20 गुना ज्यादा ऊर्जा या फिर कैलोरी प्राप्त कर सकते हो। इससे हुआ यह कि हमारा पाचन तंत्र छोटा होता चला गया। अब ऊर्जा हमारे दिमाग के विकास के लिए और सोचने समझने में यूटिलाइज होने लगी कि इंसान केवल 15 से 20 मिनट में खाना खाकर पूरे दिन भर की ऊर्जा प्राप्त कर सकता है। और यह केवल आग के कारण ही संभव हो पाया है। और यही बात अगर आप बाकी जानवरों पे अप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे कि उनका आधा से ज्यादा दिन खाना खाने और उसे पचाने में जाता है। हमारा पाचन तंत्र छोटा होता चला गया और मैक्सिमम ऊर्जा हमारे दिमाग के विकास और हमें सोचने समझने में लगने लगी। यही कारण है कि आग का आविष्कार मानव विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ रहा है। आग का उपयोग अब इंसान ने रोशनी करने के लिए भी सीख लिया। अब वह अंधेरे गुफाओं में भी उजाला कर सकता था। एक जलती हुई मशाल को आप कई मीलों दूर तक देख सकते हैं। और इस तरह से आग सिग्नल और मैसेज संदेश भेजने का एक साधन बन गया। you put a fire in the tower, you can see it from miles and miles away. You create a signal system. A certain presumptive arrogance or ignorance amongst modern men. We think that kind of everything worth doing was done in the past 2,000 years or 3,000 years. I kind of figure 100,000 years ago, people were doing all this stuff. We might not have the writings of it, but माइकल कहते हैं कि लोगों को लगता है कि ये 2000 साल पहले की बात है। नहीं, ये बात लाखों साल पहले इंसान ने करना सीख लिया था। आग से धातुओं को कठोर और शार्प बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा। और इस आग के कारण ही इंसान स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज में आसानी से कदम रख पाया। नौ, यह कहावत सुनी होगी आपने, आग से मत खेलो, जल जाओगे। केवल इंसान ही वह जानवर था जिसने आग से खेला। The phrase, right? You're playing with fire. Be careful, you might get burned. Yeah, exactly. And what makes human beings unique is, as far as I can see, they're the only animal that plays with fire. और उसे बुद्धिमानी के साथ इस्तेमाल किया। और ऐसा करने से हम जेनेटिकली, इंटेलेक्चुअली, सोशियोलॉजिकली काफी तेजी से इवॉल्व होने लगे। आग न केवल टेक्नोलॉजी बल्कि विश्वास, सच्चाई और संस्कृति का भी प्रतीक बन गई। लाखों साल पहले आग को जलाए रखना जीवन और मृत्यु का प्रश्न था और हम आज इसे प्रतीकात्मक रूप से बनाए रखते हैं। जैसा आपने सुना होगा, फायर ऑफ ट्रूथ, फायर ऑफ होली स्पिरिट, या फिर अपने अंदर की आग को जलाए रखना। और ये चीजें हमने वहीं से सीखा है। माइकल सेलर कहते हैं कि आज के समय में बिटकॉइन ब्लॉकचेन वह आग है जिसे हमें बुझने नहीं देना है। Bitcoin and the Bitcoin blockchain is a fire. We don't want it to go out either. We talk about feeding the fire of Bitcoin, and we talk about feeding the fire of faith, and simply being the keeper of the flame. अब विचार कीजिए, कभी आपने शेर, बाघ, भालू या फिर किसी बड़े जानवरों से लड़ाई की है? क्या आपने केवल 40 या 50 किलो के कुत्ते से कुश्ती की है? यह आसान नहीं होगा। और अगर आपको 10 ऐसे जानवरों से लड़ना पड़े तो कैसा लगेगा? यह विचार कि प्राचीन इंसान अपने शिकार का पीछा करता था और उसे थका देता था एक दृष्टिकोण हो सकता है। लेकिन सोचिए कि आप भूखे हो और खाने का समय है, तो क्या आप 20 घंटे तक भाग सकते हैं? शायद नहीं। जानवरों के पीछे भागे जाने से एक बेहतर उपाय था, उन्हें दूरी से मारा जाए। और इंसान ने मिसाइल बनाए। तीर धनुष और स्लिंग कुछ और नहीं है, ये मिसाइल के ही रूप हैं। स्लिंग का उपयोग तो हजारों वर्षों से पहले से होता आ रहा है। जैसे रोमन इतिहास में स्लिंगर्स का वर्णन मिलता है। वे इतने दक्षता से स्लिंग का उपयोग करते थे कि 200 मीटर की दूरी से भी सटीकता से वार करते थे। और उनके स्लिंग जो थे 10-10, 12-12 फुट के लंबे हुआ करते थे। और उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर या फिर शीशे की गोलियां इतनी घातक होती थी कि हड्डियों को भी तोड़ देती थी। यहाँ तक कि अगर लक्ष्य पर हेलमेट भी हो तो भी सिर में चोट पहुंचती थी। इसका मतलब यह है कि इंसान ने कभी भी सीधे मुकाबला नहीं किया। हैंड टू हैंड कॉम्बैट तो केवल मूवीज में अच्छा लगता है।
इंसान ने हमेशा दूरी से हमला करने की रणनीति अपनाई। वे ऊंचाई पर चढ़ जाते, सूरज को अपनी पीठ पर रखते थे और हवा की दिशा को समझकर सही समय पर हमला करते थे। अब आप सोचिए, यहाँ पर हम कौन कौन सी ऊर्जा को टैप और चैनलाइज कर रहे हैं। आप ऊंचाई पर होने से ग्रेविटेशनल एनर्जी का यूज कर रहे हैं, आप हवा के दिशा में वार कर रहे हैं, आप हवा की काइनेटिक एनर्जी की मदद से अपने मिसाइल को ज्यादा मोमेंटम दे रहे हैं, आप ऑफ कोर्स अपना मस्कुलर एनर्जी यूज कर ही रहे हैं। मान लीजिए कि आपका निशाना चूक जाता है तो क्या होगा? जानवरों के झुंड आप पे हमला करेंगे, सिंस आप ऊंचाई पर हैं तो आप बच जाएंगे। यह इस बात को दर्शाता है कि इंसान जानवरों से अलग कैसे है। हमारा मस्तिष्क और दोनों हाथों की कुशलता हमें बाकी जानवरों से अलग बनाती है। यही कारण है कि इंसान ने औजार बनाए, रणनीतियां विकसित की और जीवित रहने के लिए अपने पर्यावरण का उपयोग किया और उसे बदला भी। Technologies that are dominating today, they're dominating because they're able to deliver force faster, harder, stronger, smarter. यदि किसी तकनीक में ताकतवर, समझदार, तेज और ज्यादा प्रभावशाली बनने की क्षमता है तो वह प्रेरक बन सकती है, वह कंपेलिंग हो जाती है। जैसा कि हम लोगों ने मिसाइल को एक ऊंचाई पर खड़े होने से, सूरज को अपनी पीठ पे रखने से और हवा के रुख का इस्तेमाल करने से उसे हार्डर, फास्टर, स्मार्टर और स्ट्रॉन्गर बना दिया। और आज के दौर की यूज की जाने वाली मिसाइलें तो उनसे 1000 गुना हार्डर, फास्टर, स्ट्रॉन्गर और स्मार्टर है। माइकल कहते हैं कि यही कारण है कि डिजिटल सोना, दैट इज बिटकॉइन, पारंपरिक सोने से 1000 गुना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें सुधार के अनगिनत पहलू हैं। That's why digital gold is thousands of times better than gold, because you've got all those dimensions to work on. That's why the natural creature, gold is a rock, a bear is a bear, a mastodon is a mastodon. They're not getting harder, faster, stronger, smarter. They're just doing what they do. Human beings are. नाउ आग ऊर्जा का सोर्स है और पानी एक नेटवर्क की तरह है। इस समुद्र की लहरें विशाल ऊर्जा का सोर्स हैं। पानी का एक और अद्भुत गुण है, वह है बॉयंट फोर्स, उछाल। यदि आपको 2.5 या फिर 3 टन के बड़े बड़े पत्थर के ब्लॉक्स को उठाना है तो आप क्या करेंगे? आपको पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर बनाना है। सबसे आसान तरीका है पानी की ताकत का इस्तेमाल करना। और याद रखिए, पानी के पास ताकत भी है और पानी एक नेटवर्क भी है। आप केवल पत्थर के दोनों तरफ फ्लोट लगा दीजिए, जानवरों की खाल के अंदर हवा भर दीजिए और उसे बांध दीजिए पत्थर के दोनों तरफ। वो फ्लोट का काम करेगा। आप उसे पानी में डालेंगे, उस ब्लॉक को, वो आसानी से तैर सकता है। अब आपको केवल एक हाथ से धक्का मारना है। माइकल कहते हैं कि हाइड्रोलिक्स की क्षमता अद्भुत है। MIT में उन्हें सिखाया गया है कि बीवर प्रकृति का बेहतरीन इंजीनियर है और MIT का मैस्कट भी एक बीवर ही है। अब बीवर को लेकर माइकल जो आगे आपको कहेंगे उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जिसका नाम है बीवर, अमेरिका और बिटकॉइन। और अगर यह वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिए। And the beaver is this, nearsighted, short, waddling creature. It shows up, looks around, sees the water flowing, and what? It can just be, I don't know, bobcat bait or whatever, bear dinner, or it can do something about it. And what the beaver does is just pretty unbelievable. The beaver starts chopping down trees. But first the beaver figures out where to chop down the trees. Then the beaver chops down the trees. Then the beaver turns the trees into a dam. Then the beaver, it channels the river into the dam, creates a pond, floods the pond, or it's like it's reading the terrain. Yeah. After it's got the pond, it creates a lodge in the middle of the pond with an entrance underwater, and then it creates its life in that lodge. That pond, water is elemental to life. And that pond creates a vibrant ecosystem, and in that ecosystem, lots of things grow. Yeah, but for the most, and lots of creatures benefit. I mean, the ecological diversity improves, and it's good for all the plant life. It's good for all the wildlife. माइकल कहते हैं कि मैंने दुनिया के कई हिस्सों का दौरा किया है और मैंने पाया है कि लोग यह सोचते हैं कि तेल ताकत है, लेकिन असल ताकत पानी है। पानी जीवन की कुंजी है। अगर आपको रेगिस्तान में $10 बिलियन और जमीन दी जाए तो भी आप जीवन नहीं बना सकते। रेगिस्तान में एक ताड़ के पेड़ को बनाए रखने के लिए वार्षिक खर्च $20,000 है। 100 ताड़ के पेड़
का खर्च $2 मिलियन है। अगर आप हरे भरे मैदान बनाना चाहते हैं तो भी यह असंभव है। पानी जीवन के लिए मौलिक है और हम इसकी कीमत तब समझते हैं जब इसे बनाना पड़ता है। माइकल कहते हैं कि अगर मुझे 100,000 ईयर्स बैक पहुंचा दिया जाए तो मैं हंटिंग और गैदरिंग या फिर शिकार और संग्रह की बजाय पानी की धारा ढूंढूंगा। मैं एक तालाब बनाऊंगा और उसमें मछलियों को फंसाऊंगा। मैं उसे हर दिन एक मछली निकालूंगा और उसे खाऊंगा। शिकार की बजाय पानी का कुशल उपयोग जीवन को आसान बना सकता है। तालाब न केवल भोजन प्रदान करेगा बल्कि सुरक्षा भी देगा। रॉबर्ट इसको समराइज करते हुए कहते हैं कि प्रकृति और इंसान हमेशा ऊर्जा के सबसे कुशल उपयोग की ओर बढ़ते हैं, चाहे वह जलधारा को मोड़कर मछलियां फंसाना हो या फिर लॉबस्टर की खेती करना। यही उत्पादकता का सार है, ऊर्जा को कुशलता पूर्वक और उपयोगी रूप से चैनल करना। तो दोस्तों, ये पहले एपिसोड का पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट मैं जल्द ही लेके आऊंगा। अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। और यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए और प्लीज इसे लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।